हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, यानी कि रूस में क्या क्या हुआ था आज़ादी के लिए। वहाँ के लोग कैसे, वहाँ के जो लोग हैं उनको कैसे आज़ादी मिला। जैसे हमको जो आज़ादी मिला था 1947 में इंडिया को, काफ़ी लोगों ने अपना क्या दी थी, कुर्बानी दिया था। वैसे ही हर देश में अभी हमने देखा पहले चैप्टर में क्या था, जो फ्रांस के लोग थे वो लोग अपने क्या किए थे, कुर्बान किए थे अपने लोगों को। वैसे ही रशिया में भी कुछ लोग थे, कुछ कहानियाँ हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, जहाँ पे कई सारे लोग क्या हुए थे, मारे गए थे बेचारे अपने इंडिपेंडेंस डे के लिए, यानी कि अपने आज़ादी के लिए। तो वही चैप्टर है द रशियन रिवॉल्यूशन, यानी कि जो रूस में रिवॉल्यूशन हुआ था आज़ादी के लिए, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है, एक ओवरव्यू आता है, यानी कि ओवरव्यू यानी कि इंट्रोडक्शन आता है। क्या है, द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी कि ऐसा एज, ऐसा मतलब कह सकते हैं काल या ऐसा समय है जहाँ पे समाज में चेंज हो रहा था। क्या क्या चेंजेस आ रहे थे अभी हमने देखा इसके पिछले वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम कुछ देखेंगे कि क्या क्या रूस में चेंज हुआ, क्या क्या रसिया में चेंज हुआ था। कह रहा है कि आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में किस तरीके से जो फ्रांस के लोग थे, किस तरीके से फ्रीडम के लिए और इक्वालिटी के लिए लोग लड़ रहे थे अपने राजा से, या इक्वालिटी यानी कि बराबरता के लिए। कोई असमानता नहीं होनी चाहिए लड़कियों में, लड़कों में, या अपर कास्ट में या लोअर कास्ट में, या ब्लैक लोगों में या वाइट लोगों में। काफ़ी सारी दिक्कतें थी। इन सबको हटाने के लिए लोग वहाँ क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे सरकार से। तो ये कह रहा है कि जिस तरीके से हमने इसके पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है, उसी तरीके से अच्छी तरह से एकदम इंजॉय करते हुए इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। फिर कहता है कि आपने देखा था इसके पिछले वाले चैप्टर में कि वहाँ पर जो स्टेट था उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं ई स्टेट, क्या बोलते हैं, ईस्ट स्टेट, जिसमें जो सबसे जो कह सकते हैं कि हम सबसे अपर वाला था, उसमें लोग आते थे चर्च के लोग। चर्च यानी कि अरिस्टोक्रेसी उसमें कहा जाता है, जिसमें चर्च के लोग रहते थे, और वही सब लोग कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को चलाते थे, पूरी दुनिया यानी कि पूरे कंट्री को चलाते थे। जो वहाँ का राजा था वो भी उन्हीं का सुनता था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास था, अरिस्टोक्रेसी, यानी कि जो वहाँ के चर्च वगैरह थे उनके पास था। तो वहीं पर लिखा है कि हमने पढ़ा इसके पिछले वाले चैप्टर में कि वहाँ जो स्टेट से, जो वहाँ की पूरा पूरा साम्राज्य था, वो डिवाइड हो गया था किसमें, ई स्टेट में और ऑर्डर्स में, जहाँ पे चर्च के लोग और अरिस्टोक्रेसी क्या कर रहे थे, वहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे पूरे सोशल पावर को। यानी कि जो भी वहाँ का पावर था, जो भी वहाँ का नियम था, कौन कंट्रोल कर रहा था, चर्च वाले लोग। यानी कि जो चर्च के लोग थे वही सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब उल्टा हो गया, अब चर्च के लोग सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, लोग हैं यहाँ के, जिसका आज़ादी मिल गया है। जो यहाँ के, जिस देश में आज़ादी मिला है वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। जैसे इंडिया में देख लो, इंडिया में क्या है कि गवर्नमेंट जो है, यहाँ की पब्लिक जो है, जब चाहे किसी भी गवर्नमेंट को हटा सकती है उनके पद से, ठीक है, और जब चाहे किसी भी गवर्नमेंट को बिठा सकती है। तो सारा पावर किसके पास है, यहाँ के कॉमन लोगों के पास है। लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था, जब आज़ादी मिला तब ऐसा हुआ, आज़ादी के पहले ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं था। तो वही कह रहा है कि इस चैप्टर में हम देखेंगे रशियन रिवॉल्यूशन में किस तरीके से रूस में क्या हुआ, रिवॉल्यूशन आया, किस तरीके से वहाँ पर आज़ादी मिली। फिर कह रहा है कि देखा जाए तो यूरोप में सब लोग चाहते थे कि आज़ादी मिले, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे आज़ादी में। जैसे मान लेते हैं 100 लोग हैं, 100 में से 100 चाहते थे कि हमको भाई आज़ादी मिले। चाहे चाहने से थोड़ी ना आज़ादी मिलेगा, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, कुर्बान होना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर कह रहा है कि सब लोग चाहते थे यूरोप में कि क्या मिले, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, इनको एक तरह से आज़ादी मिले। लेकिन 100 में से बस 40-50 लोग ही ऐसे थे जो क्या करना चाहते थे, जो लड़ना चाहते थे। बाकी जो 50 लोग थे वो डरते थे, उनकी फैमिली थी, बाकी लोग की फैमिली थी, लेकिन वो एक साथ से कैसे डरते थे ताकि उनकी फैमिली को कुछ हो ना। बाकी जो 50 लोग थे वही सारे क्या करते थे, स्ट्रगल करते थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अपने देश का ना पढ़ के दूसरे देश का क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे गलती किसकी, गवर्नमेंट की है। वो हमको इंडिया का जो हिस्ट्री है, इतिहास से पढ़ाना चाहिए, लाकि दूसरे कंट्री का। अब दे दिया तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दिया भी तो उसका भी फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, देखो यहाँ पर जो कंट्री है रसिया और फ्रांस वगैरह, जो हमने अभी पढ़ के आ रहे हैं, उन दोनों कंट्री में हमको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। क्या सीखने को मिला है कि यदि अगर हम चाहें सारे लोग अगर एक साथ हो जाएं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी आर्मी हो, कोई भी नेता हो, हम उसको हटा सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर चैप्टर में भले ही वो हमसे रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन हमको कुछ वो सीख दे के जाता है। जैसे कि फ्रांस रेवोल्यूशन, कई सारे हमको सीख मिला किस तरीके से वहाँ के लोगों ने क्या किया, इकट्ठा होकर कई बार, एक बार नहीं कई बार हार ना मानकर वहाँ के राजा से लड़ते रहे और बाद में जाके उनको क्या मिला, आज़ादी मिला। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, रसिया में यहाँ के जो लोग होंगे
काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत से आना पड़ेगा, वहाँ पर उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा, उनकी वाइफ को, उनकी बेटी को, उनकी माँ को सताया जाएगा, लेकिन फिर भी लोग क्या करेंगे, लड़ते रहेंगे और बाद में उनको एक दिन आज़ादी मिल जाएगी। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जो यहाँ पर हुआ था सोशलिज्म यूरोप में, सॉरी रसिया में, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जिसके वजह से 20वीं सेंचुरी में इनको आज़ादी मिली थी, यानी कि 20वीं शताब्दी में। भाई सबको लगभग 20वीं शताब्दी में आज़ादी मिली थी, तो इनको भी उसी समय मिला था। लेकिन उसके पहले ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्या किए थे, स्ट्रगल किए थे, मेहनत किए थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। अब इस चैप्टर का सबसे ओरिजिनल टॉपिक आता है पहला, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। ये ग्रुप है, ये 3 तरह के यहाँ पर जो लोग हैं क्या करते थे, रहते थे रशिया में, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। इन तीनों का जो टारगेट था वो अलग अलग था, लेकिन तीनों का मानना था कि क्या होना चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं लिबरल्स। लिबरल्स क्या थे, देखो जो लिबरल्स थे ये भी एक तरह का ग्रुप था जिसमें कई सारे लोग, कई लाख लोग रहते थे, जो लोग चाहते थे, क्या चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो, और आज़ाद होने के बाद जितने भी यहाँ पर धर्म है, चाहे बुद्ध धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सब धर्मों को क्या किया जाए, इक्वालिटी दिया जाए। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू द चेंज सोसाइटी विद द लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजियंस, यानी कि जो लिबरल्स थे, जो लोग थे लिबरल्स वाले, वो बस यही चाहते थे कि जो ये नेशन है, जो रसिया है, वो सारे धर्मों को क्या करे, टॉलरेट करे, यानी कि सारे धर्मों को माने, सारे धर्मों को इक्वालिटी दे, जैसे इंडिया में दिया जाता है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्या बोलते क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, सबको क्या किया जाता है, इक्वालिटी दिया जाता है। तो ऐसे रसिया में भी जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि आज़ादी होने के बाद हमारा देश आज़ाद हो, और आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी सारे धर्मों को इक्वालिटी दिया जाए। तो इनका मेन मोटिव यही था कि सारे धर्मों को क्या किया जाए, इक्वालिटी दिया जाए, किसी भी धर्म को ऊंच नीच ना माना जाए। लेकिन जो वहाँ के राजा था, या जो भी वहाँ कह सकते हैं कि जो डिक्टेटरशिप था, वो क्या करता था, बस एक ही जो धर्म था उसी को मानता, जिसका नाम था कैथोलिक चर्च। कैथोलिक एक तरह से क्रिश्चियनिटी होती है, ठीक है, क्रिश्चियन के लोग होते हैं। तो वो चाहता था बस यही धर्म रहे और कोई धर्म ना रहे, जिसकी वजह से लोग क्या करने लगे, अपोज करने लगे, उसका लोग विरोध करने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, एक ही धर्म को आप फॉलो करें। यहाँ कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, जितने धर्म के लोग रहते हैं उन सारे धर्मों को इक्वालिटी मान्यता देनी चाहिए। तो यही कह रहा है कि पहले जो कंट्री थी, जैसे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्पेन हो गया, ये सारे किसको मानते थे, कैथोलिक चर्च को, यानी कि एक तरह से क्रिश्चियनिटी होती है, ठीक है, उनका ग्रुप होता है। जैसे हिंदू में सारे नहीं होते हैं, कई सारे होते हैं ग्रुप, तो ऐसे उसमें भी होता है। तो कैथोलिक चर्च को लोग ज़्यादा मानते थे। लेकिन जो यहाँ के लिबरल्स थे वो क्या करते थे, अपोज करते थे इनके अनकंट्रोल पावर का, कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, सारे धर्मों को क्या करिए, इक्वालिटी दीजिए, सारे धर्मों को यहाँ पर मान्यता दीजिए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अपोज करेंगे, आपका विरोध करेंगे और यहाँ पर आंदोलन करेंगे। अब देखो जो लिबरल्स थे ना, जो ग्रुप था, सबसे पहला ग्रुप लिबरल्स, इनके कुछ खामियां भी थी। खामियां क्या थी, ये बस धर्म को लेकर चलते थे, यानी कि चाहते थे आज़ादी मिले और धर्म को इक्वालिटी दी जाए। लेकिन इनकी कुछ खामियां क्या थी, ये नहीं चाहते थे कि इनका देश डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेटिक यानी कि हर इंसान के पास वोट देने का अधिकार हो, ठीक है। वो चाहते थे वोटिंग वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए और औरतों को भी वोट देने ना दिया जाए। तो इनका एक खामियां थी, भाई सबको पता है कि सबको अधिकार मिलना चाहिए वोट देने का, चाहे औरत हो चाहे मेल हो, ठीक है, और जो सोसाइटी हो सबको इक्वालिटी का हिस्सा देना चाहिए। लेकिन जो लिबरल्स थे ये नहीं मानते थे। इनका मानना ये था कि वो डेमोक्रेट्स नहीं है, लिखा ना, दे वर नॉट डेमोक्रेट, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं चाहते थे। वो बस इतना चाहते थे कि जो धर्म है, उन सारे जितने भी तरह के धर्म है, सबको क्या किया जाए, टॉलरेट किया जाए, सबको इक्वालिटी का दर्जा दिया जाए, ठीक है। और वो लोग क्या करते थे, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसको हम लोग वोटिंग कहते हैं सिंपली, वो भी लोग इनको बिलीव नहीं करते थे। नहीं होता है, अभी हम पढ़ के आ रहा है पीछे चैप्टर में, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंसान 18 साल से ऊपर है वो क्या कर सकता है, वोटिंग दे सकता है। तो वो लोग इसको नहीं मानते थे। मैं पहले बता चुका हूँ कि वो लोग वोटिंग में या डेमोक्रेटिक में कोई भी रुचि नहीं रखते थे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे। ना ही वो लोग कहते थे कि यहाँ की जो औरतें हैं उनको भी वोट देना चाहिए। वोटिंग वाला सिस्टम ये लोग क्या मानते थे, पूरी तरह से बेकार मानते थे। कहते थे हमको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं चाहिए, हमको बस क्या चाहिए, हमको बस धर्म का इक्वालिटी चाहिए, कि सारे धर्मों को क्या किया जाए, माना जाए। तो इनकी कुछ खामियां थी कि ये लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को नहीं मानते थे, ना ही औरतों को वोट देने के लिए सहमति जुटाते थे लोग। कौन लोग, लिबरल्स लोग। अब दूसरे आते हैं हमारे कौन, रेडिकल्स। ये तो पहला हो गया लिबरल्स वाले, जो सिर्फ धर्म को लेकर चलते थे, ना कि डेमोक्रेटिक को लेकर। अब आते हैं लिबरल्स, अब रेडिकल्स। अब जो रेडिकल्स हैं उनका क्या कहना है, वो चाहते थे कि जो उनका नेशन है, जो उनका रसिया है, वो क्या हो जाए, ऐसी गवर्नमेंट बन जाए जो मेजॉरिटी कंट्री पे बेस्ड हो, यानी कि जो ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं उनका ही राज हो, बाकी जो मिनॉरिटी हैं, देखो
दो चीज़ होता है, मैं समझा देता हूँ। एक होता है मेजॉरिटी और एक होता है माइनॉरिटी। मेजॉरिटी में क्या होता है, जिसमें ज़्यादा लोग रहे, जैसे मान लेते हैं चार धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं और ईसाई हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इंडिया में की जो संख्या किसकी ज़्यादा है, हिंदू की। तो हिंदू क्या हुए, मेजॉरिटी हुए, यानी कि जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगी वो किस में आ जाएंगे, मेजॉरिटी में आएंगे। और सबसे कम कौन है, सबसे कम कौन होंगे, हमको लग रहा है बौद्ध धर्म के होंगे। जो बुद्ध धर्म है वो सबसे कम है इंडिया में, तो वो लोग किस में आ जाएंगे, माइनॉरिटी में। तो ऐसे ही रसिया में बताया जा रहा है कि जो रेडिकल्स के ग्रुप के जो लोग थे वो यही कहते थे कि जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं वही बस राज करेंगे, बाकी जो मिनॉरिटी है वो क्या करेंगे, उनका सत्कार करेंगे, उनका एक तरह से नौकर की तरह करेंगे। तो ये इनका मानना था रेडिकल का। तो ये 3 ग्रुप था, तीनों को अच्छे से देख लीजिए कि तीनों एग्जाम में आता है, ठीक है। तो दूसरा क्या कह रहा है कि जो रेडिकल वाले ग्रुप थे वो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने उस कंट्री में, रसिया में, वो कैसा बने, जो मेजॉरिटी कंट्री पॉपुलेशन, यानी कि ऐसा लोग जो सबसे ज़्यादा लोग की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पर, रेडिकल वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वर बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, यानी कि उस कंट्री में जो मेजॉरिटी है उसी का गवर्नमेंट बने, ना कि माइनॉरिटी का। मैनी सपोर्टेड वुमेन सफग्रेट वुमेन, यानी कि जो रेडिकल्स थे उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी थी। अच्छाइयाँ क्या थी, ये तो बुराई हो गया उनका एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन जो अच्छाइयाँ थी उनकी ये थी कि वो भी चाहते थे कि जो औरतों का पूरा क्या मिले, अधिकार मिले, यानी कि जो अधिकार किसको मिले हैं, पुरुषों को मिले हैं, वही अधिकार किसको मिले, वहाँ की औरतों को मिले। तो ये उनका अच्छा एक तरह से पॉइंट कह सकते हैं कि ये लोग मेल में और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं रखते थे। तो ये बता रहा है कि कई सारे लोग सपोर्ट करते थे औरतों के हक को, ठीक है। और लिबरल्स की तरह ही ये भी लोग क्या करते थे, अपोज करते थे वहाँ के लैंड ओनर्स को कि आपके पास अगर ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है तो आप क्या करिए, उसको डोनेट कर दीजिए, ठीक है। जो अमीर लोग हैं, जो अमीर फैक्ट्री बैठाए हैं, वो क्या करिए, डोनेट करिए, ठीक है। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इन हैज़ एंड अ फ्यू। देखो कह रहा जो रेडिकल्स के ग्रुप लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अपोज नहीं थे, वो बस इतना चाहते थे कि जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो क्या करे, थोड़ा सा डोनेट कर दे। जाहिर सी बात है, अच्छी बात होगी। जैसे यहाँ पर हमारे इंडिया में टाटा साहब हैं, टाटा साहब क्या करते हैं, जो भी कमाते हैं उसका मैक्सिमम हिस्सा क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो ऐसे ही ये भी लोग चाहते थे, रेडिकल्स के लोग भी, कि जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, थोड़ा सा डोनेट करते रहे। तो ये था रेडिकल्स का, ठीक है। दो हमने देखा, लिबरल्स का जो धर्म को लेकर चल रहे थे, दूसरा रेडिकल जो किसको लेकर चल रहे थे, एक तरह से मेजॉरिटी वाले कंट्री को लेकर चल रहे थे। अब तीसरे आते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव क्या चाहते थे, ये जो कंजर्वेटिव थे रेडिकल्स को भी और लिबरल्स को भी, दोनों को क्या करते थे, अपोज करते थे। अपोज यानी कि जैसे मान लेते हैं 2 लोग हैं, जैसे एक पाकिस्तान हो गया और एक कौन हो गया, ISI वाले हो गए, मान लीजिए, नहीं होता आतंकवादी होते हैं। तो मान लेते हैं जो लिबरल्स हो क्या हैं, ISI वाले हैं, यानी कि जो आतंकवादी होते हैं, और रेडिकल कौन हो गए, पाकिस्तान वाले। तो ये दोनों का अपोज कौन करता है, इंडिया करता है, यानी कंजर्वेटिव वाले लोग थे। यानी कंजर्वेटिव ऐसे लोग थे जो इन दोनों का क्या करते थे, अपोज करते थे, कहते थे कि तुम दोनों का जो आइडिया वो पूरी तरह से क्या है, बेकार है और बेफालतू है, कोई चीज़ कोई मतलब नहीं है। कौन कहता था, कंजर्वेटिव। तो सबसे पहला पॉइंट एक कंजर्वेटिव में आपका ये आएगा कि जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे वो पूरी तरह से क्या करते थे, अपोज करते थे, विरोध करते थे, किसका, रेडिकल्स का और लिबरल्स का। यहाँ पर बस आपको इतना बताया गया है जो कंजर्वेटिव के बारे में, कि ये लोग क्या करते थे, रेडिकल्स और लिबरल्स को अपोज कर देते। अपोज किस लिए कर देते हैं, उनका क्या फ़ायदा होता था, देखो उनका मानना था कि जो भी चल रहा है ना वो ऐसे ही चलते देना चाहिए, कोई भी चेंज ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक कम इनका था 18वीं सेंचुरी में बता रहा है, इनका जो माइंड था, इनका जो दिमाग था, वो नहीं चाहता था कोई भी चेंज होके। ही हैड ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंज, यानी कि बाद में चेंज हुआ, लेकिन 18वीं सेंचुरी के पहले कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली अपोज टू आइडिया ऑफ चेंज, यानी कि 18वीं शताब्दी में, ठीक है, यानी कि 18वीं सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव थे वो नहीं चाहते थे कोई भी चेंज हो। लेकिन 19वीं सेंचुरी आने के बाद वो लोग क्या करने लगे, एक्सेप्ट करने लगे कि नहीं भाई चेंज होना ज़रूरी है। जब उन्होंने किया, एक्सेप्ट किया कि भाई चेंज होना ज़रूरी है, तो उन्होंने क्या किया, अपोज करना शुरू कर दिया रेडिकल्स का और लिबरल्स का। बस इतना ही दिया, 3 पॉइंट, और 3 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा, 3 पॉइंट कंजर्वेटिव का लिख दीजिएगा, 3 नंबर रेडिकल्स का और 3 नंबर लिबरल्स का। इस तरीके से 5-6 नंबर का एक बड़ा आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता हमारा दूसरा टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, यानी कि जो हमारा फैक्ट्री वगैरह सोसाइटी है वो किस तरीके से काम करती थी, और जो सोशल समाज है, यानी कि जो समाज में कैसे बदलाव आ रहे थे, उसके बारे में हम देखेंगे। कह रहा है कि जो ये टाइम था इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाला, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा क्या हुआ, देखो
हर कंट्री में, हर सिटी में जो मेन सिटी थी, ठीक है, वहाँ पे कई सारे इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था। इंडस्ट्रियल यानी कि कई सारे फैक्ट्री आ रही थी, जिसके कई लोगों को क्या हो रहा था, एक तरह से रोज़गार मिल रहा था अपने खाने पीने का। तो वही कह रहा है कि जब ये टाइम था, कौन सा टाइम, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यानी कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को बैठाया जा रहा था, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ को लाया जा रहा था काम धंधा करने के लिए, टेक्सटाइल फैक्ट्री लाया रहा था जहाँ पे कपड़े वगैरह बनाए जाते थे, उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। वहाँ पे लोग जाके जॉब करते थे, वहाँ पे अपनी आमदनी कमाते थे, और वहीं से एक नया टर्म आया नौकरी का, ठीक है, ताकि नौकरी हम भी करेंगे। तो वही नौकरी अभी तक चलता चला आ रहा है कि भाई नौकरी करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है। तो ये टर्म वहीं से आया है नौकरी का, जो जॉब वाला टर्म है ना, हम लोग कहते हैं जॉब पाना है, जॉब पाना है, ये वहीं से आया था पहले के टाइम पे। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो ये टाइम था बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत बढ़िया टाइम था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ अलग अलग जगह पे, यानी कि अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में, जहाँ पर कई सारे क्या लिया गया, इंडस्ट्रीज़ को लाया गया, जहाँ पर रेलवेज़ बनाए गए, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अकर्ड हुआ, यानी पूरी तरह से इंडस्ट्री का एक तरह से छाप आ गया पूरे कंट्री में, हर देश में, कि भाई इंडस्ट्री होना, फैक्ट्री होना ज़रूरी है। किस चीज़ का फैक्ट्री, कपड़े का फैक्ट्री, टेक्सटाइल का फैक्ट्री, प्लास्टिक वगैरह जो बनते थे, मतलब हर तरह का एक तरह की फैक्ट्री आने लगी धीरे धीरे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब यही होता है कि अलग अलग फैक्ट्री का मतलब क्या होना, विकास होना, डेवलपमेंट ना, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री। तो ये कह रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन टू फैक्ट्रीज, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जहाँ पर जब फैक्ट्री वगैरह को लाया जा रहा था, उससे क्या हुआ, मेन को यानी कि पुरुषों को, औरतों को और बच्चों को फैक्ट्री में लाया जाता था काम कराने के लिए। वर्क आवर्स वर ऑफन अ लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर, यानी कि जो काम करने का समय था वो ज़्यादा था। जैसे मान लेते हैं अगर काम करने का समय था 8 घंटा, ठीक है, तो उनको सैलरी कितनी दी जाती थी, बहुत कम मात्रा में। जैसे मान लो 8 घंटा काम किए और 2-4 रुपये 5 रुपये उनको सैलरी दी जाती थी, ठीक है। अब क्या होता है, वैसा नहीं होता है। अब लोग जॉब पे जाते हैं, ठीक है, सरकारी काम में जाते हैं, 8 घंटा काम करते हैं और पूरे महीने की सैलरी उनकी 40-50 हज़ार या 60 हज़ार होती है। तो अब अच्छा खासा हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो वही बताया जा रहा है कि जो काम था वो पहले ज़्यादा था, और वेजेस जो थी, उनकी जो तनख्वाह थी, जो उनकी मजदूरी थी, वो बहुत ज़्यादा कम थी। और सबको पता है कि उस समय में, यानी कि 1890 सेंचुरी में जो खाने का किल्लत थी वो बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी कि लोग खेती नहीं कर पा रहे थे, इसके कारण, अंग्रेज़ों के कारण, जिसकी वजह से क्या हुआ था, खाने की कमी हो गई थी। तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा रोज़गार आ गया था कि भाई उनको काम चाहिए किसी भी तरीके से। तो जब फैक्ट्री आता था तो लोग क्या करते थे, उसी में भिड़ जाते थे 2-4 रुपये के लिए कि भाई हमको काम चाहिए किसी तरीके से, और जो पैसा कमाते थे उससे लोग क्या करते थे, ब्रेड वगैरह खरीद के अपना पेट भरते थे। तो वही कह रहा है कि उस समय में जो अनएम्प्लॉयमेंट था, उस समय भी बहुत ज़्यादा कॉमन था, और आज भी बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। क्यों कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी भी देख रहे हैं कितने लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, बिजनेस के पीछे कोई नहीं भागता है। और सबको पता है कि बिजनेस से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। जितना आप जॉब नहीं कमा पाएंगे उतना बिजनेस में कमा लेंगे, उतना ज़्यादा मेहनत करके। हम लोग 25 साल मेहनत करते हैं पूरा लगन से, क्लास 10 तक 90% लाना रहता है, 12th में और ज़्यादा नंबर लाना चाहता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, IIT BTech GE करते हैं, पूरा जान झोंक देते हैं। वही अगर मेहनत हम किस में करें, बिजनेस में करें, दिन रात एक कर दें, तो हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, और हम भी लोग क्या हो जाएंगे, एक तरह से मिलियनियर हो जाएंगे। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहा है पहले भी जो रोज़गार था बहुत ज़्यादा कॉमन था, और आज भी रोज़गार बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। क्यों कॉमन हो गया है, क्योंकि पहले के लोग क्या थे, अपना पेट पूजा बस करने के लिए नौकरी उनके दिमाग में बैठ गया था कि नहीं भाई हमको बस नौकरी ही करनी है। और अभी भी वही चीज़ बैठा हुआ है दिमाग में कि बस नौकरी ही करनी है, नौकरी के अलावा हमके कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। कुल मिला के हमको नौकर बनना है लोगों का, ना कि बॉस बनना है। बॉस आप कौन बन सकते हैं, जब आप नौकरी करेंगे, ठीक। फिर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो हाउसिंग था, यानी कि जो वहाँ पे घर थे वो कच्चे घर थे, सबको पता है मिट्टी वगैरह के घर बनाए जाते थे, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास सीमेंट वाला आइडिया नहीं आया था, और आइडिया आया भी होगा तो उतना पैसा नहीं था कि पक्का घर बन सके। कि तो वही कह रहा है कि वहाँ के जो घर थे, वहाँ का जो सैनिटाइजेशन था वो बहुत ज़्यादा दिक्कतों था, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती थी। तो जो वहाँ के लिबरल्स थे, जो रेडिकल्स थे, ये इनका सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। लिबरल्स और रेडिकल मैंने ऊपर बताया। लिबरल्स कौन थे, जो धर्म को लेकर बस चल रहे थे, और रेडिकल कौन थे, जो बस क्या ऐसे कंट्री को चाह रहे थे जहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम लोग रहते हैं किसी एक धर्म के, किसी एक जाति के। तो ये लोग क्या चाहते थे, इन दिक्कतों का सलूशन ढूंढते थे और सलूशन को प्रोवाइड भी कराते थे। तो इनका कुछ काम अच्छा भी था, कुछ काम बुरा भी था, लिबरल्स और रेडिकल का। और जो कंजर्वेटिव तो क्या करते थे, इन दोनों को अपोज करते थे, यानी कि विरोध करते थे। अब देखो यहाँ पर कहानी दिया गया है, कह रहा है कि आज से लगभग यानी कि 1861 के आसपास, यानी कि 1850 के आसपास जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, यही अपने आप को धीरे धीरे भगवान मानने लगे थे। भगवान यानी कि एक तरह से लोगों का नहीं होता है, एक तरह से कहते हैं हमारा आगे मसीहा, तो एक तरह से ये उन लोग का क्या थे, मसीहा थे। कौन लोग, लिबरल्स और रेडिकल्स। क्यों मसीहा थे, देखो
ये लोग क्या थे, जो गरीब लोग थे वहाँ के, ठीक है, जिसको दिक्कत होता था, जिसको खाने पीने में दिक्कत होता, उनकी लोग, ये लोग क्या करते थे, हेल्प करते थे, जाके घरों में या मोहल्ले में जाके हेल्प करते थे रेडिकल्स और ये लिबरल्स लोग, जिसके वजह से लोग जो वहाँ के जो कॉमन लोग थे ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। पसंद करते करते क्या आया, जो लिबरल्स और रेडिकल्स ने सोचा कि भाई ये हमको लोग पसंद करते हैं, हमारे पार्टी में भी ज़्यादा लोग हैं, हमारे ग्रुप में भी ज़्यादा लोग हैं, क्यों ना सबको इकट्ठा करके जो इस समय का जो राजा है उसको हटा दिया जाए और हम लोग राज करते हैं, ताकि लोगों को क्या मिल सके और ज़्यादा आराम दे सकें। इन लोगों ने क्या किया, सबको इकट्ठा कर लिया, यानी कि जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, काफ़ी लोगों को, जो इनके फॉलोअर्स थे, सबको इकट्ठा कर लिया कब, 1815 में। और इन्होंने क्या किया, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उस समय में, उनके खिलाफ क्या कर दिया, एक आंदोलन छेड़ दिया। और आंदोलन कहाँ कहाँ पे हुआ था, देखो 1815 में हुआ था यूरोप में, कहाँ कहाँ पे, फ्रांस में, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं सबसे पहले चैप्टर में, फिर इटली में हुआ था, जर्मनी में हुआ था और रसिया में हुआ था। और हम क्या पढ़ रहे हैं, यही वाला पढ़ रहे हैं पार्ट, यानी कि रूस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो ये वही लिखा है कि इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रसिया दे बिकम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो यानी कि हटाना एग्जिस्टिंग मोनार्क, जो समय की गवर्नमेंट थी, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रही थी वहाँ के लोगों के लिए, परेशान कर रही थी लोगों को। तो उन लोगों ने क्या किया, रेडिकल्स और लिबरल्स ने मिलके इनके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया और कहा कि तुम उस गड्डी से हटो, नहीं तो हम तुमको क्या करेंगे, उठा फेंक देंगे तालाब में। मतलब कहने का मतलब हड़काया उन लोगों ने, क्या किया, आंदोलन किया, कई सारी कुर्बानियाँ दी। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे बस यही चाहते थे कि सबको क्या मिले, एक तरह से इक्वल राइट्स मिले, यानी कि सबको बराबर का अधिकार मिले, ठीक है। अब देखो, एक बहुत बड़ा हीरो था उस समय में, जिसका नाम था गुजिप्पी मजीनी। कब, 1815 के बाद का एक कहानी है, यानी कि 1815 में लोग क्या किए थे, उनके खिलाफ हुए थे वहाँ की गवर्नमेंट के, जो वहाँ गवर्नमेंट क्या थी, मोनार्की थी, ठीक है। मोनार्की क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, जहाँ पे राजा रानी वगैरह लोग राज करते हैं अपने मर्जी से, ठीक है, लोगों की नहीं सुनते हैं, तो उसी को बोलते हैं मोनार्क। तो कह रहा है उसके बाद जब ये लोग दंगा करना शुरू किए तो 1815 के बाद एक हीरो आया जिसका नाम था गुसिप्पी मजीनी। ये वन वर्ड में हमेशा आता है, तो इसको नाम याद रखिएगा। क्या नाम था, गुसिप्पी मजीनी। एक इटालियन कह सकते हैं कि नेशनलिस्ट था, जो मतलब बहुत बड़ा कह सकते हैं हीरो था, एक तरह से कह सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर था ये, ठीक है। कहाँ का, इटली का। इसने काफ़ी लोगों को क्या किया, इंस्पायर किया और अपने साथ आया, और ये भी क्या किया, इटली के लिए, यानी कि इटली को आज़ादी दिलवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया था, इसलिए यहाँ पर इसका नाम मेंशन है। ये इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि बड़ा हीरो था। जैसे हमारे देश का था ना भगत सिंह वगैरह लोग थे, वैसे वहाँ का भी, इटली का भी ये गुजिप्पी मजीनी था, जो क्या था, एक नेशनलिस्ट था, यानी कि अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए क्या कर रहा था, लड़ रहा था। वही लिखा है यहाँ पर, इटली अचीव नेशनलिस्ट इल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया। जैसे इंडिया में जो लोग यहाँ पर लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, वैसे ही गुजिप्पी मजीनी भी क्या कर रहा था, अपने इटली को आज़ाद कराने के लिए वहाँ की सरकार से लड़ रहा था। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा तीसरा, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। मतलब किस तरीके से क्या हुआ, लोगों के अंदर एक जज्बा आना शुरू हुआ और किस तरीके से लोग क्या करेंगे, अपने गवर्नमेंट को हटाना चाह रहे थे और अपने देश को आज़ाद करवाना चाह रहे थे। यानी किस तरीके से उनके अंदर धीरे धीरे क्या आया, एक तरह से आज़ादी का जोश आया। तो वही कह रहा है कि ये वो हुआ था 19वीं सेंचुरी के बीच में, यानी कि 19वीं शताब्दी में, यानी कि 1850 के आसपास ये सब कुछ हो रहा था, जब लोगों के बीच में, यानी कि रसिया में, इटली में, फ्रांस में क्या हो रहा था, जब लोगों के बीच में एक जोश आ रहा था आज़ादी का, कि नहीं अब बहुत हो गया गुलामी का जीवन, अब हमको क्या करना है, अपने देश को आज़ाद करवाना है, अब हम आज़ादी से जिएंगे। तो कब आया था ये, 19वीं सेंचुरी के बीच में आया था, यानी कि 1850 के आसपास, ठीक है। वही बताया जा रहा है कि यही आया था सोशलिज्म, जहाँ पे लोगों के अंदर एक तरह से जोश आया था अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो वहाँ के जो सोशलिस्ट थे, यानी कि जो क्या थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जो सोशलिस्ट थे, ठीक है, वो क्या थे, अगेंस्ट थे किसके, प्राइवेट प्रॉपर्टी के, और सॉ इट द रूट ऑफ द सोशल इल्स ऑफ द टाइम। यानी कि जो उस समय के बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, जो उसमें राज कर रहे थे और वहाँ के स्टेट्स में, वहाँ की सिटी में, वो लोग उसके खिलाफ हो गए थे कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी बहुत है, तुम लोगों को परेशान कर रहे हो, तुम वहाँ सब भाग जाओ, नहीं तो हम तुमको क्या करेंगे, मार डालेंगे। मतलब एक तरह से अपने तरीके में मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग क्या करने लगे, दंगे वगैरह करने लगे, आंदोलन करने लगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हमारे लोगों को, और आप ये परेशान करना बंद करिए, नहीं तो हम क्या कर देंगे, एक आंदोलन छेड़ देंगे, जिसकी वजह से कई सारी जाने जाएंगी। इस तरीके से लोग क्या करने लगे, सोशलिस्ट हड़काने लगे वहाँ के क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को, वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन को, ताकि वो लोग क्या करें, परेशान करना बंद करें कॉमन लोगों को। फिर कह रहा है कि जो सोशलिस्ट थे वो बस चेंज लाना चाह रहे थे, यानी कि बदलाव लेना चाह रहे थे उस समाज में। देखो
मैंने पहले भी बताया है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म करती थी। जुल्म यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेती थी, खाने के लिए कुछ खाना भी नहीं छोड़ती थी उनके पास, ऊपर से परेशान करती रहती थी दिन भर। जिसकी वजह से जो सोशलिस्ट थे, जो लिबरल्स थे, जो रेडिकल्स थे, तो क्या करने लगे, इनके खिलाफ लड़ने लगे। तो वही कह रहा है कि जो सोशलिस्ट थे वो बस क्या लाने थे, बदलाव लाना चाह रहे थे, लोगों के अंदर एक आज़ादी का जोश लाना बदला रहे थे, ताकि क्या मिल सके, उनके देश को एक आज़ादी वाला देश मिल सके। सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर, यानी कि जो सोशलिस्ट थे, यानी कि जो समय के सोशलिस्ट थे, जो आज़ाद करना चाह रहे थे, कह रहा उनका जो टारगेट था उनका थोड़ा अलग था, यानी कि उनका जो भविष्य दिख रहा था वो कुछ अलग दिख रहा था, यानी कि कुछ और करना चाह रहे थे किसी और तरीके से। ठीक है, देखो कह रहा सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। रॉबर्ट ओवेन 1771 से इनका जन्म हुआ और 1858 में ही मारे गए। कौन? रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन कौन था? रॉबर्ट ओवेन एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, यानी कि ये काम वगैरह को कुछ मतलब धंधा वगैरह करते थे, जो मैन्युफैक्चर करते थे, यानी कुछ बनाते थे। ठीक है, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA। ठीक है, अमेरिका में, यानी कि जब ये 1777 की बात हो रही है, उन्होंने एक कम्युनिटी बनाया। किसने? रॉबर्ट ओवेन ने। उस कम्युनिटी का नाम क्या दिया? न्यू हारमोनी इन इंडियाना, यूएसए। देखो इंडियाना का मतलब इंडिया नहीं होता है, ठीक है, इंडियाना एक अमेरिका में भी है। तो वहाँ पे उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई थी लोगों का, जो वो कम्युनिटी को क्या नाम दिए? न्यू हारमोनी, यानी कि एक नया जोश, एक नया एक तरह से उत्साह कह सकते हैं। किसने बनाया था? रॉबर्ट ओवेन ने। किस लिए बनाया था? इसी को जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसको अपोज करने के लिए, ताकि ये भी क्या कर सकें, अच्छे खासे मात्रा में आंदोलन करवा सके और देश को आज़ाद करवा सके। तो रॉबर्ट ओवेन का 1 नंबर में 2 नंबर पूछ सकता है कि ये कौन थे। बता सकते हैं आप कि ये एक लीडिंग क्या थे? एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, जिन्होंने अमेरिका में एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी जिसका नाम था न्यू हारमोनी इन इंडिया, यूएसए। ठीक है, अदर सोशलिस्ट फेल्ट द कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल ऑफ सच इनिशिएटिव। कह रहा इसके अलावा जो लोग थे, यानी कि रॉबर्ट ओवेन के जो लोग थे, वो लोग सोचते थे कि भाई कोऑपरेटिव बनाना आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत इसके लिए क्या चाहिए, पैसा वगैरह चाहिए, लोगों को खाना पीना खिलाने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए अच्छा लीडर चाहिए। तो सब लोग कोऑपरेटिव नहीं मानते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, एक ऐसा ग्रुप बनाया था जहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे थे और अपने देश को क्या कर रहे थे, आज़ाद कराने के लिए उनको लोग इनकरेज कर रहे थे, यानी कि उत्साह भर रहे थे उनके अंदर। ठीक है, वैसे ही दूसरे आते हैं, ये कहाँ के थे? ये थे रसिया के, यानी कि अमेरिका के थे। ठीक है, अब दूसरे आते हैं फ्रांस के, इनका नाम था लुइस ब्लांक। क्या नाम था? लुइस ब्लांक। 1813 से इनका जन्म हुआ था और 1882 में इनका मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो पहले थे हमारे रॉबर्ट ओवेन, जिन्होंने एक नया हारमोनी ग्रुप बनाया था, क्या करने के लिए? आज़ाद कराने के लिए। फिर दूसरे आते हैं फ्रांस में, जिनका नाम था लुइस ब्लांक। ये क्या चाहते थे? ही वॉन्टेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस। वो चाहते थे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, कोऑपरेटिव को इनकरेज करे। कोऑपरेटिव यानी कि जैसे बनाया था ना रॉबर्ट ओवेन ने, ताकि लोगों का भला हो सके। तो वही लुइस ब्लैंक भी चाहता था, वो चाहता था कि जो वहाँ कॉमन लोग हैं वो क्या करें, लोगों को उत्साह भरे, लोगों के अंदर इनकरेज करें और क्या हटाएं, वहाँ की जो कैपिटलिस्ट है, यानी कि जो वहाँ के जो गवर्नमेंट है, जो बहुत ज़्यादा टैक्स ले रही है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है, उसको हटा के किसी दूसरे गवर्नमेंट को बैठाए जो क्या करे, कॉमन लोगों को भी सपोर्ट करे और कॉमन लोगों के लिए भलाई के लिए काम करे। ठीक है, These cooperative were to associate of people who produce good together and divided the profit according to the work member। यानी कह रहा है कि रॉबर्ट ओवेन और लुइस ब्लैंक, जिनके ग्रुप में जितने भी लोग थे, जो भी वगैरह काम वगैरह धंधा वगैरह करते थे, जो भी इनका आमदनी होता था, यानी कि प्रॉफिट होता था, वो चाहते थे उस ग्रुप में जितने लोग हैं सबके पास क्या हो, ये आमदनी यानी कि जो प्रॉफिट है वो पहुँचे और सब लोग क्या हो सके, अपना पेट भर सकें। तो एक तरह से फ़ायदा ही होता था। जैसे मान लेते हैं ग्रुप बनाया, ठीक है, उस ग्रुप में 100 लोग हैं, लेकिन काम करने वाले कितने लोग हैं? बस 10 लोग हैं। ठीक है, तो 10 लोग जब कमाएंगे, जब इनका प्रॉफिट होगा, तो 10 लोग का हिस्सा 100 लोगों में बटेगा और 100 लोग का पेट भरेगा। ठीक है, इस तरीके से ये लोग दोनों लोग रॉबर्ट ओवेन और लुइस ब्लांक काम करते थे। अब दो कह सकते हैं कि सोशलिस्ट और थे जिनका नाम बहुत बड़े लेवल पे माना जाता है। बड़े लेवल यानी कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम किया था, जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। क्या नाम था? कार्ल मार्क्स। ये भी हमेशा एग्जाम में 1-2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, 1 या 2 नंबर में आएगा कि इन्होंने ये क्या थे और इन्होंने क्या किया था। तो देखो 2 लोग थे, पहले ना था कार्ल मार्क्स, इनका जन्म हुआ था 1818 में और मृत्यु हुई थी 1883 में। ठीक है, और दूसरे थे फ्रीडरिच ईगल या इंगल कह सकते हैं, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। इनका जन्म हुआ था 1820 में, 1895 में। ये हो गया पहला पॉइंट, यानी कि कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिच। ठीक है, ये कौन थे? बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, लिखा ना सोशलिस्ट। इनका आइडिया क्या था? इनका आइडिया ये था कि जितने भी वहाँ की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री यानी कि जितने भी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में सारे लोग क्या है, वहाँ के जो नेता कह सकते हैं, फैक्ट्री का जो मालिक है वो क्या है? कैपिटलिस्ट है। अब कैपिटलिस्ट क्या होता है? देखो
कैपिटलिस्ट ऐसे लोग होते हैं जिनका फैक्ट्री होता है, उन्हीं के ओनर होते हैं, यानी कि मालिक होते हैं, और वो लोग बस लोगों से फ़ायदा चाहते हैं। लोगों के ऊपर क्या गुजर रहा है, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनका तबीयत कैसा है, ठीक है, उनको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बस क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और फ़ायदा चाहिए। तो उन्हीं का ये लोग अपोज करते थे। कौन करता था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच इंगल। वो चाहते थे कि जो कैपिटलिस्ट है, यानी कि जो भी कैपिटलिस्ट हैं, वो जो फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनका प्रॉफिट हो रहा है, वो वर्कर को भी उतना ही पैसा दे जितना उनको प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अच्छे खासे मतलब वर्कर को अपना ध्यान रखें, यानी कि उन फैक्ट्री में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनका तबीयत ठीक रहे, उनको अच्छे से खाना मिले, बस यही लोग चाहते थे। लेकिन वो लोग, वहाँ के जो मालिक थे, जो कैपिटलिस्ट, वैसा नहीं करते थे। उनकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा बेकार था, ठीक है, जिसकी वजह से जो वहाँ के वर्कर थे, इन लोगों के क्या, ये इन लोगों की बातें सुनते थे और इनके ग्रुप में शामिल हो गए थे। किसके? कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिच एंगल के। जिसकी वजह से जो वहाँ के वर्कर थे क्या किए, उन लोगों ने जिसकी जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसके खिलाफ क्या करना लगा, आंदोलन शुरू करने लगा। आंदोलन एक तरह से शुरू हो गया, जिसकी वजह से वहाँ के सारे कैपिटलिस्ट क्या हुए, भाग के कहीं और चले गए, यानी कि डर गए थे। बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे, इकट्ठा लोग हो गए थे उनको हटाने के लिए। जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर बाद में वहाँ की जितने भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्री थी या फैक्ट्री थी, वो कौन कंट्रोल करने लगा, वहाँ के समाज के लोग कंट्रोल करने लगे और अपने हिसाब से क्या करने लगे, काम करने लगे, और अपने हिसाब से जो प्रॉफिट होता था आपस में बांट लेते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, पूरा ग्रुप अच्छे से डेवलप होने लगा। दिस वुड बिकम अ कम्युनिस्ट पार्टी। ही वॉज कन्विंस द वर्कर ट्रायम्फ, यानी कि एक तरह से वर्कर का बहुत बड़ा क्या था, जीत थी। ट्रायम्फ होना था बहुत बड़ा, एक तरह से जीत होना, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वर्कर का यहाँ पर बहुत बड़ा एक जीत था, जिसकी वजह से कैपिटलिस्ट क्या हो गए, सारे के सारे ख़त्म हो गए और वहाँ के लोग क्या हो गए, फिर से अच्छा जीवन जीने लगे। तो यही है कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिच एंगल की वजह से, दोनों लोगों की वजह से ऐसा हुआ था। फिर कह रहा है कि बाई 1870, यानी कि 1870 में, ठीक है, यानी कि 19वीं सेंचुरी में के आसपास, यानी कि मिड 19वीं सेंचुरी में, बीच वाले पार्ट में, कह रहा है 1870 में पूरे यूरोप में, यानी कि पूरा पूरा जो यूरोप है, उस पूरे यूरोप में ये सोशलिस्ट का आइडिया फैल गया था कि भाई देखो, हर कंट्री में, यानी कि भाई यूरोप बहुत बड़ा देश है ना, कंटिनेंट एक देश है, कंटिनेंट है, तो पूरे उस यूरोप में क्या हुआ था, एक आइडिया फैल गया था, अफवाह फैल गई थी कि हर जो छोटा छोटा सिटी है ना, उस सिटी में लोग क्या कर रहे हैं, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं और वहाँ पर आज़ादी पा रहे हैं। जिसकी वजह से पूरे कंट्री में ये अफवाह फैल गई। अफवाह मतलब सच थी अफवाह, कि क्या हुआ, एक आज़ादी का एक नया दौर आ गया है, जिसकी वजह से हमें लोग क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, उस गवर्नमेंट को हटा के फेंकना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि पूरे यूरोप में ये आइडिया फैल गया था और सारे के सारे लोग क्या हो गए थे, धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू कर रहे थे गवर्नमेंट को हटाने के लिए वहाँ से, ठीक है, ताकि वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो कॉमन पीपल है, जो वहाँ के लोग हैं, उनका राज आ सके और अपने देश को आज़ाद करवा पाएँ। कह रहा फिर कहानी आता है हमारा इंग्लैंड और जर्मनी का, ठीक है भाई, सब वहीं पर यूरोप में है। कह रहा जो वर्कर्स थे इंग्लैंड में जो काम कर रहे थे और जो जर्मनी में वर्कर्स थे काम कर रहे थे, उन्होंने एक पार्टी फॉर्म किया। पार्टी मतलब कि एक कह सकते हैं एक ऐसा ग्रुप बनाया जहाँ पे सारे के सारे वर्कर क्या हुए, उस ग्रुप में आ गए। और जो बड़े वर्कर्स थे, जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा था, वो क्या करने लगे, फंड देने लगे उस ग्रुप को, ताकि उस ग्रुप से जो फंड दिया जा रहा है, जो गरीब लोग हैं उनका पेट भरा सके, उनके डिमांड को पूरा किया जा सके। अगर कोई इंसान का तबीयत ख़राब है तो उसको पैसा वगैरह दे के दवाई वगैरह करा के उसको तबीयत को ठीक किया जाए, ठीक है। तो उस पार्टी का क्या नाम था, मतलब हर अलग अलग जो सिटी का ग्रुप के लोग थे, अलग अलग पार्टी बनाने लगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है, नाम कुछ दिया गया है। कह रहा है कि जर्मनी में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम था, SPD। ये क्या करती थी, ये पार्लियामेंट्री में जाके क्या करती थी, लोगों की हेल्प करता था। देखो, जब कोई भी पार्टी बनती है तो उसमें अमीर भी लोग रहते हैं और गरीब लोग भी रहते हैं। तो वहाँ की जो पार्टी बन रही थी कई जगह पे, ठीक है, तो वहाँ के जो उस पार्टी के जो अमीर लोग थे, उस फंड देते थे उस पार्टी में, उस फंड डोनेट करते थे, ताकि उस पार्टी में जो भी गरीब लोग हैं उनकी तबीयत अच्छी हो सके, उनको खाना मिल सके, उनको अच्छे से कपड़ा वगैरह, रहने के लिए मकान वगैरह मिल सके, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी पार्टियाँ बन रही थी उस समय में, उस समय यानी कि 1870 में। कह रहा जर्मनी में एक पार्टी बना था जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। फिर उसके बाद बना 1905 में, कहाँ पे ये नहीं दिया गया। कह रहा वहाँ के जो सोशलिस्ट थे, यानी कि जो वहाँ के ट्रेड यूनियन थे, यानी कि जो वहाँ के लेबर थे, उन्होंने पार्टी बनाया था जिसका नाम था लेबर पार्टी, ठीक है। कहाँ पर बना था, ये ब्रिटेन में बना था, ठीक है। तो हमने देखा जर्मनी में बना था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, फिर ब्रिटेन में बना क्या, लेबर पार्टी, और फिर फ्रांस में भी ऐसे कई सारी पार्टियाँ बनाई गई जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। इस तरीके से कई सारी पार्टियाँ बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट की, जो यूरोप का गवर्नमेंट था, उसके खिलाफ एक जंग शुरू करने का क्या हो रहा था, एक आरंभ हो रहा था। जो भी पार्टियां बन रही थी, जो भी ग्रुप बन रहा था, क्या हो रहा था, इकट्ठा हो रही थी
और अभी हम देखेंगे लास्ट में जब टॉपिक ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, हम देखेंगे सारी जो ग्रुप्स था, जो भी पार्टियाँ इकट्ठा हो रही थी, बन रही थी, ये लास्ट में जा क्या करेंगे, जो आके जो बड़ी सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट है उस पूरे गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेगी। ठीक है, तो अभी ये शुरू हो रहा है, पार्टी बनना शुरू हो रहा है। तो ये कह रहा है कि जर्मनी में SPD पार्टी बनी थी, यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनी थी, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। ऐसी कई सारी पार्टियाँ बनती गई और बाद में क्या हुआ, पार्टी और ज़्यादा बड़ी होती गई और लोगों की मदद करती गई। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक, जो इस टॉपिक का इस चैप्टर का असली वाला हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। अभी हम जो पढ़ रहे थे तो बस एक तरह से बेसिक था जिसकी वजह से रशियन रिवॉल्यूशन हो रहा था, यानी कि शुरू हुआ था। तो कह रहा है कि जो रशिया रिवॉल्यूशन हुआ था वो कब हुआ था, फरवरी 1917 में हुआ था। ठीक है, 1970 में। और अभी हमने देखा कि 1850 के आसपास क्या और सारी पार्टियां बन रही थी। तो 1917 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें क्या किया गया था, जो वहाँ के कह सकते हैं सोशलिस्ट थे, उन्होंने किस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका था। लिखा है ना, सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917, यानी कि अक्टूबर में, यानी कि 1917 में पूरा साल क्या हुआ, रिवॉल्यूशन होते रहा, जहाँ पे सोशलिस्ट ने, ठीक है, वहाँ की वर्कर पार्टी ने क्या किया, रसिया के गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका था। तो एक हुआ था अक्टूबर में 1917, फिर हुआ था फरवरी में पूरी तरह से क्या हुआ था, पूरा देश आज़ाद हुआ था, जिसको कहा गया द रशियन रिवॉल्यूशन। तो अभी हमने देखा कि 1850 के आसपास क्या होता, कई सारी पार्टियाँ फॉर्म हो रही थी, कई सारे वर्कर अपना पार्टी बना रहे थे, ताकि 50 साल बाद जाके क्या करें, 1917 में वो लोग क्या बोल सके, धावा बोल सके। इस तरीके से 50 साल तक उन्होंने क्या किया, पार्टी बनाया, मेहनत किया, अपने लोगों को मजबूत किया, अपने लोगों को खाना दिया, घर दिया, और लास्ट में जाते जाते 1917 में क्या किया, उन्होंने धावा बोल दिया। रसिया की जो गवर्नमेंट थी, जो मोनार्की वाला गवर्नमेंट था, उसको उखाड़ फेंका और अपने राज करने बैठ गए। तो 1917 में हुआ था। और कैसे हुआ था अब देखेंगे आगे आगे करके। ये बात है 1914 की, यानी कि 14, 15, 16, 17, यानी कि 3 साल पहले की बात हो रही है, जब रशियन एम्पायर कोई राज कर रहा था वहाँ पे, दूसरा राजा। तो राजा का नाम था सार निकोलस सेकेंड। क्या नाम था, सार। देखो यहाँ जो टी है ना वो साइलेंट रहता है, तो नाम लिया जाता है सार, ना कि टी सार। ठीक है, तो ये कहानी है 1914 की। कब है, 1914 की, यानी कि 1940 में। दिख रहा है ना सब, देखो कह रहा 1914 में सार निकोलस सेकेंड क्या कर रहा था, रूल कर रहा था उसमें रसिया पे और उसके पूरे एम्पायर पे। रसिया बहुत बड़ा कंट्री है, जानते हैं ना, ये रसिया है, रशियन एम्पायर है। इस पूरे एम्पायर पे कौन राज कर रहा था, ये बंदा जो बहुत बड़ा पावरफुल था। ठीक है, तो 1940 में सार निकोलस सेकेंड, यानी कि फर्स्ट नहीं सेकेंड, क्या कर रहा था, रसिया पे और पूरे एम्पायर पे राज कर रहा था। उसका जो टेरिटरी था क्या था, मॉस्को में था सबसे ज़्यादा, रशियन एम्पायर था ही, इंक्लूड करेंट डे फिनलैंड भी था। ठीक है, लटविया भी था, लिथुनिया भी था, इस्टोनिया भी था, और पार्ट ऑफ पोलैंड भी था, यूक्रेन भी था उसके अंडर में। जो इसमें लोग लड़ रहे हैं ना, रसिया यूक्रेन, वो भी यूक्रेन किसके अंडर में था, इसके अंडर में था, यानी कि सार निकोलस के अंडर में था। और बेलारूस, ठीक है, जो भी कंट्री दिख रही है ना आसपास है, सब इसके अंडर में था। हो सकता है इसीलिए जो पुतिन है वो यूक्रेन को फिर से अपने अंडर में लेने के लिए लड़ रहे होंगे। ठीक है, अभी जो लड़ाई हो रही है ना यूक्रेन और रसिया में, हो सकता है इसीलिए हो रहा हो, क्योंकि जो पहला था ये निकोलस सार, यूक्रेन को अपने अंडर में लिया था। यूक्रेन को नहीं, अभी हमने जितना नाम लिया वो सबके उसके अंडर में था, यानी कि ये बहुत पावरफुल राजा था और पूरे रसिया पे क्या कर रहा था, राज कर रहा था, और पूरे रसिया पे अपना दबदबा फैला दिया था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। लेकिन ये दिक्कत कब खत्म हुआ, फरवरी 1917 में। और कैसे ख़त्म हुआ वही चैप्टर में देखना है, अब जो बचा होगा वही हम देखेंगे, किस तरीके से लोगों ने क्या किया, इस निकोलस सार के जो है इसके खिलाफ लड़ाई करना शुरू किया, आरंभ किया। फिर कह रहा है कि जब ये राज कर रहा था, कौन, ये जो था सार निकोलस सेकेंड, जब ये राज कर रहा था तो इसके अंडर में कई सारे धर्म थे। धर्म यानी कई सारे धर्म के लोग तो रहते थे, जैसे यहाँ पर बताया गया है। वहाँ के एम्पायर में कैथोलिक भी थे, कैथोलिक यानी कि क्रिश्चियन के लोग भी थे, ठीक है, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम थे, और बुद्धिस्ट भी थे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो उसके टाइम पे काफ़ी लोग क्या थे, राज कर रहे थे। जैसे कैथोलिक में कई सारे आते हैं, जो चर्च आ जाता है, जीसस के जो लोग पूजा करते हैं उनको, मतलब पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी आ गई थी। मुस्लिम के लोग थे, बुद्धिस्ट के लोग थे, सब इसके अंडर में क्या कर रहे थे, बेचारे परेशान थे। किसके अंडर में, सार निकोलस सेकेंड के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था और बहुत ज़्यादा क्या था, एक तरह से निर्दयी था, लोगों पर दया नहीं करता था ये। इसके बाद आती है हमारी दूसरी टॉपिक, यानी कि जो रशियन रेवोल्यूशन है उसमें जो दूसरा टॉपिक आता है वो है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी कि वहाँ के जो सोशल के लोग थे। कह रहा है 19वीं सेंचुरी में जब इसका राज चल रहा था निकोलस का, तो रसिया की बात बस कह रहा है रसिया में लगभग 85% लोग ऐसे थे जो अपने खेती से जिंदा थे, यानी कि 85% अगर 100 लोग रहते थे, ठीक है,
तो 100 लोगों में से 85% लोग क्या करते थे, खेती करते थे, यानी खेती से अपने पेट को भरते थे और अपनी परिवार को चलाते थे। ठीक है, कहाँ पे, रसिया में। तो आप देखो लिया है, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रसियन पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट, यानी कि वहाँ के लोग क्या थे सॉरी किसान थे, और लगभग 85% रसियन क्या करते थे, किसानी करते थे अपने जीवन को जीने के लिए। ये सबसे ज़्यादा मात्रा था उस समय में। बाकी जो कंट्री है जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वहाँ के पास 40% लोग क्या करते थे, खेती वगैरह करते थे, यानी कि उसमें जो सबसे ज़्यादा खेती होती थी वो कहाँ पे होती थी, रशिया में होती थी। अब सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, इंडिया में होती है। ठीक है, उस समय में यानी कि 20th सेंचुरी में 85% लोग खेती करते थे रशिया में। ठीक है, बाकी जो कंट्री आती है फ्रांस, जर्मनी वगैरह, तो 40% लोग ही बस खेती करते थे। ठीक है, इस तरीके से वहाँ के लोग क्या करते थे, खेती पे डिपेंड रहते थे। ठीक है, ना कि किसी बिजनेस वगैरह पे। बाकी जो लोग बचते हैं यानी कि 15 में से, यानी कि 85 ये हो गया, 5 90, यानी कि जो 15% लोग बचते हैं वो क्या करते थे, बिजनेस वगैरह में सम्मिलित थे। किस तरह का बिजनेस, कपड़े वगैरह बनाने में, क्राफ्ट वगैरह बनाने में, दुकान वगैरह रखने में। ठीक है, ये कह रहा है कि जो भी बिजनेस था, यानी कि जो भी ये बिजनेस वाले आइडिया थे, ये 1890 में और ज़्यादा क्या हुए थे, फैल गए थे। क्यों फैल गए थे, देखो कह रहा 1890 में जो रसिया था ना, वहाँ पर रेलवे आ गया था, यानी कि रेलवे का जो नेटवर्क था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से जो लोग का ट्रांसपोर्टेशन था, सामान इधर से उधर पहुँचाना, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था, जिसके वजह से लोग, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हिस्सा ले रहे थे किसमें, बिजनेस वगैरह में। तो ये कह रहा है कि 1890 में रसिया में जो रेलवे का नेटवर्क था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था, यानी कि बढ़ गया था, जिसके वजह से काफ़ी लोग तुझे बाहर से फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट करने के लिए रसिया में आ रहे थे और रसिया के लोग बाहर जा रहे थे, जिसकी वजह से, ठीक है, इस मतलब बिजनेस के बढ़ने की वजह से जो कोल का प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा डबल हो गया था, यानी कि जो कोयला होता है ना वो बहुत ज़्यादा पैसा देता है, तो उसका जो खपत था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। आयरन स्टील का भी खपत काफ़ी ज़्यादा हो गया था। कब, 1900 के आसपास, जब रेलवे आया था रसिया में। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि रसिया में 85% लोग खेती करते थे, बाकी जो 15% लोग हैं वो बिजनेस में हो गए थे, और ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ गया था। कब, जब रसिया में रेलवे वाला सिस्टम आया था। कब आया था, 1900 में आया था, यानी कि 20th सेंचुरी में स्टार्टिंग में आया था। फिर कह रहा है कि जो भी वहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री थी, यानी जो भी फैक्ट्री वगैरह था, उसमें से कुछ गवर्नमेंट का था और कुछ प्राइवेट थी, यानी कुछ बिजनेसमैन का था, वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का था। अब दोनों में देखो काम करने का तरीका अलग अलग था। ठीक है, बताया जा रहा है कि वहाँ की जो फैक्ट्री थी वहाँ पे लोग लगभग 15 घंटे तक काम करते थे, और उनको तनख्वाह कितनी मिलती थी, बहुत ही कम मात्रा में। क्यों कम मिलती थी, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से लोग रोजगारी क्या होते थे, बहुत ज़्यादा कम था, तो लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, जैसे इंडिया में इस समय हो जाते हैं। क्योंकि इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है, जिसकी वजह से अगर कहीं भी रोजगार आता है तो लोग कम से कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि उनका घर बार चल सके। तो वैसे भी वहाँ भी हो रहा था, तो 15 घंटे काम करना पड़ता था। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फैक्ट्री के में। ठीक है, और वह जो फैक्ट्री थी उसमें 10 से 12 घंटे भी काम करना पड़ता, यानी कि 12 घंटे से ज़्यादा उन लोगों को काम करना पड़ता था, और जो तनख्वाह वगैरह थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी, यानी कि जो उनकी मजदूरी थी उनको बहुत कम मिलती थी। और उसी फैक्ट्री में, यानी कि उसी समय में, यानी कि 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही औरतें भी क्या करने लगा, यानी कि जो औरतें थी वहाँ की, जो घर की औरतें थी, वो भी क्या करने लगी, फैक्ट्री में जाके काम करने लगी थी। जैसे यहाँ पर एक और डिफरेंस था, यहाँ पर और ज़्यादा दिक्कत हुआ है औरतों के लिए। देखो, जो मेल थे वो भी और जो फीमेल थी वो भी 12-12 घंटे काम करती थी। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, अगर मेल 12 घंटे काम कर रहा है तो उसको 10 रुपये दिया जाता था। ठीक है, और फीमेल 12 घंटे काम कर रही है तो उसको 7 से 8 रुपये दिए जाते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। क्यों डिफरेंस था, उन लोग का मानना था कि जो औरतें होती हैं वो बहुत धीरे धीरे काम करती हैं और मेल से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी, इसीलिए उनका जो सैलरी था, जो मजदूरी थी, वो मेल से कम थी। वहीं यहाँ पे लिखा है, वुमेन मेड ऑफ 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाई 1914 के आसपास। ठीक है, यानी कि 1914 में औरतें भी क्या करने लगे, काम करने के लिए राजी हो गई थी, लेकिन बट दे वर पेड लेस देन मेन, यानी कि औरतों से कम पैसा उनको मिलता था, भले ही अगर वो 12 घंटा काम कर रही हैं तो क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1896 और 1897 में, एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902 में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। कहने का मतलब ये है, जो कपड़े वाला व्यापार था ना, जो लोग कपड़े का व्यापार करते थे, ठीक है, वो और जो कह सकते हैं कि जो मेटल वगैरह बनाते थे, इन दोनों की जो फैक्ट्री थी ना वो बहुत ज़्यादा चल रही थी पूरे देश में, पूरे रशिया में बहुत ज़्यादा इनका नाम हो रहा था, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही थी, तो इनका बहुत ज़्यादा विकास भी हो रहा था। ठीक है, तो जो लोग इसमें काम करते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, या इस बोल सकते हैं कि मेटल इंडस्ट्री में,
वो लेबर काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे। क्यों खुश रहते थे? क्योंकि पैसा भी ज़्यादा आ रहा था। जो उनका मालिक था वो कुछ पैसे इन लोगों में थोड़ा बढ़ा देता था, ठीक है। जैसे मान लो 10 रुपये ना देकर 12 रुपये दे देता था, जिसकी वजह से लोग थोड़ा और ज़्यादा खुश हो जाते थे। तो खुश क्यों होते थे? क्योंकि वहाँ पर पैसा भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड हो गया था उस टाइम पे। और बाकी जो लोग बचते हैं वो लोग क्या थे? किसान थे, वो अपने खेतों में बेचारे मस्त थे और वहीं पर वो लोग काम करते थे। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा सोशलिज्म इन रसिया, यानी कि रसिया में किस तरीके से लोग क्या करने लगे? क्रांति वगैरह करने लगे, ठीक है। कह रहा है कि जो रसिया था 1914 के पहले जितनी भी पार्टियां थी, जो पार्टी बन रही थी ना 1914 में, ठीक है, ये 1850 में जितनी पार्टियां बन रही थी, कह रहा है 1914 के पहले सारी पार्टियां क्या थे? इलीगल थी। यानी कि जो भी पार्टी बन रही थी वो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं बन रही थी, वहाँ के लोग जो वर्कर थे वो लोग अपने हिसाब से बना रहे थे। इसलिए जितनी भी पार्टियां बन रही थी वो सारे इलीगल थी। कब? 1914 से पहले। तो ये कह रहा है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914। और 1917 में इनको आज़ादी मिली थी। तो सारे पार्टियां कब बनी थी? 1850 के बाद बन रही थी। तो जितनी भी पार्टियां बन रही थी सारी पार्टी क्या थी? इलीगल थी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी रसिया में भी कई सारी पार्टियां बनाई जा रही थी, जो लोग वहाँ के वर्कर्स थे वगैरह बना रहे थे। और किसके आइडिया बना रहे थे? मार्क्स से आइडिया नहीं थे वहाँ पर। अभी मैंने बताया कार्ल मार्क्स थे और कौन था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच थे। तो कार्ल मार्क्स के आइडिया पे लोग पार्टी बना रहे थे, जो वहाँ के लिखा है ना, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाई सोशलिस्ट हु रिस्पेक्ट कार्ल मार्क्स। यानी कि जो वहाँ के वर्कर्स थे उन्होंने पार्टी बनाया था कब? 1898 में, 1898 में। किस पार्टी का क्या नाम था? सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, ठीक है। और किसके आधार पे बनाया था? किस आइडिया पे बनाया था? कार्ल मार्क्स के जी के आइडिया बनाया था, ताकि एक दिन वो क्या मिल सके, पार्टियों के जो लोग हैं वो एक दिन मिलके क्या बोल सके, जो वहाँ का राजा है जिसका नाम क्या है? सार निकोलस, उस पर दावा बोल सकें और उस राजा को हटा सके, ताकि इनका देश आज़ाद हो सके। इस तरीके से कई सारी पार्टियां बन रही थी रसिया में भी, ताकि वहाँ के जो लोग हैं दूसरे लोगों की हेल्प कर पाएँ। और बाद में जब एक दिन ऐसा आएगा जब क्या करेंगे लोग, सारे पार्टी मिल के उस राजा पे आक्रमण बोल देंगे, धावा बोल देंगे, ठीक। तो पार्टियां बनती रही, तो बनते बनते काफ़ी ज़्यादा पार्टियां बन चुकी थी। अब इसके बाद टॉपिक आता है हमारा चौथा टॉपिक, और टर्बुलेंट टाइम, यानी कि एक बहुत बड़ा समय जहाँ पर कई सारे पार्टियां मिलकर या कई सारे कह सकते हैं धर्म के लोग मिलकर क्या करने लगे? अपोज करने लगे गवर्नमेंट का। कह रहा है कि द 1905 रिवोल्यूशन, यानी कि जब 1917 में हमारा कह रहे हैं जो रसिया था क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। और 1905 में क्या हुआ था? एक फिर से छोटा सा कह सकते हैं कि लोग दंगा करना स्टार्ट कर दिए थे गवर्नमेंट के खिलाफ। देखते हैं क्या हुआ था। कह रहा है जितने भी धर्म के लोग थे, जैसे दिया यहाँ पर मुस्लिम, ठीक है, जो वहाँ के मुस्लिम थे जो वहाँ पर कह सकते हैं कि रहते थे वहाँ पे, वो लोग क्या करने लगे? एक डोमिनेट कर बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम मिल के, जो मुस्लिम का जो समुदाय हो, जो मुस्लिम का जो ग्रुप है, उन लोगों ने मिल के क्या किया? एक नया इस्लाम का, यानी कि नया मॉडर्नाइज इस्लाम का डिमांड किया गवर्नमेंट से, कि हम सारे मुस्लिम मिल के ये डिमांड करते हैं कि हमारे मुस्लिम को जो धर्म है उसको अधिकार भी दिया जाए और उसको अच्छे से क्या किया जाए? ट्रीट किया जाए। मतलब कहने मतलब यही ना करेंगे लोग कि अपने धर्म को लोग आगे बढ़ाएंगे, अपने धर्म का रक्षा करेंगे। सारे मुस्लिम मिलकर क्या किए? डोमिनेट किए। और एक एरिया में उन्होंने क्या बनाया? जद्दिस्ट बनाया, जिसका नाम दिया गया हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी, ताकि उनका सोसाइटी का क्या हो सके? डेवलप हो सके, उनको सोसाइटी का विकास हो सके। किसने किया? मुस्लिम ने किया। तो ऐसे ही जितने भी धर्म थे, चाहे बुद्धिस्ट वाले हो गए, बुद्धिस्ट नहीं करते थे ऐसा, मुस्लिम वाले खासकर, इसलिए यहाँ पर मुस्लिम का नाम भी दिया गया है कि जो मुस्लिम वाले थे वो अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के सारे लोग मिलकर क्या करने लगे? डिमांड करने लगे, ताकि उनका जो इस्लाम है उनको बचाया जा सके और सोसाइटी को उनको बचाया जा सके। तो गवर्नमेंट से क्या करने लगे? डिमांड करने लगे। वैसे ही 1904 में, कब? 1904 में रशियन के जो वर्कर थे वो भी लोग क्या करने लगे? अपने प्राइजेस को बढ़ाने के लिए, भाई जो वर्कर हैं, जो वहाँ के मजदूर हैं, अपने मजदूरी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कितना परसेंट? 20% उन्होंने डिमांड किया कि भाई देखो तुम जो भी पैसा दे रहे हो वो हमें बहुत कम है। जैसे मान लेते हैं 10 रुपये दे रहे थे, वहाँ की गवर्नमेंट दे रही थी काम करने के लिए फैक्ट्री में, ठीक है। जो वहाँ के वर्कर थे, ठीक है, वो नाखुश थे, भाई 10 रुपये में क्या होगा? 10 रुपये में अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं हम, तो अपना घर कैसे चलाएंगे? तो उन्होंने डिमांड किया कि नहीं, हमको 20% और ज़्यादा बढ़ा के दो, नहीं तो हम क्या करेंगे? डिमांड करेंगे और ऐसे ही करते करते पूरे कंट्री में आंदोलन फैला देंगे, जिसकी वजह से दिक्कत तुम्हें ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मुस्लिम डिमांड करने लगे, वहाँ के जो वर्कर थे वो अपने मजदूरी को बढ़ाने के लिए डिमांड करने लगे, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे लोग मिलकर क्या करने लगे? 1904 के आसपास या 1905 के आसपास सारे लोग डिमांड करने लगे। तो हम देख रहे हैं कि
1905 में जो मुस्लिम है उन्होंने डिमांड किया, 1904 में जो वहाँ के रशियन वर्कर हैं उन्होंने डिमांड किया। मतलब ऐसे ही कई सारे मिल के 1904 के आसपास उन लोगों ने कई सारा डिमांड करना शुरू किया, स्ट्राइक करना शुरू किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को दिक्कतें होना शुरू हो गई थी वहीं से। और देखते देखते इस तरीके से दिक्कत करते लगभग 10 साल बाद 1917 में उनको पूरी तरह से क्या मिला, आज़ादी मिला था। ठीक है, तो वही हम देख रहे हैं कि जो 1917 तक जो आज़ादी मिला था वो आज़ादी आखिर कैसे मिला था। ऐसे चुटकी बिटा तो मिली नहीं होगी आज़ादी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता होगा। वही हमारे बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम थे उन्होंने 1905 में काफ़ी ज़्यादा डिमांड किया था, और 1904 में, ठीक है, वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए सरकार से डिमांड किया था, जिसकी वजह से डिमांड करते करते क्या हुआ, वो अपने देश को आज़ाद करने का चस्का लग गया। कह रहा कुछ दिनों बाद जब ये वर्कर बना, मतलब जो अपनी मजदूरी को बढ़ाने के लिए डिमांड कर रहे थे, उसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक जगह था, ठीक है, एक वर्कर था, एक फैक्ट्री था, ठीक है, वहाँ पे लगभग 1,10,000 वर्कर, कितने, 1,10,000 वर्कर ने स्ट्राइक कर रही थी। स्ट्राइक यानी कि हड़ताल कर दिया, क्या कह के कि जो हमारा वर्किंग डे है, यानी कि जो वर्किंग हावर्स है उसको कम कर दिए और हमारे सैलरी को बढ़ाइए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1,10,000 वर्कर ने कहाँ पे, सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है, वहाँ पे एक जगह होगा, ठीक है, तो वहाँ पर लोगों ने स्ट्राइक कर दिया और डिमांड किया, यानी कि मांग किया किस बात का, कि जो वर्किंग डे है उसको घटाइए 8 घंटे के लिए, ठीक है, और हमारे जो तनख्वाह है उसको बढ़ाइए, उसके में इम्प्रूवमेंट लाइए। इस तरीके से वहाँ के जो वर्कर भी क्या करने लगे, डिमांड करने लगे मजदूरी को लेकर अपने। जब ये सारे लोग जितने वर्कर थे डिमांड करने लगे, तो राजा ने क्या किया, इनको इग्नोर करते चला गया। इग्नोर यानी कि मतलब इनको ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वहाँ के जो वर्कर थे कहाँ चले गए, वहाँ के जो असेंबली थी, वहाँ की जो पैलेस था, जिस पैलेस में राजा रहता था, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा अटैक कर दिया। अटैक यानी कि पत्थरबाजी कर दिया होगा, जिसकी वजह से वहाँ की जो पुलिस थी, यानी कि जो आर्मी थी उस राजा क्या नाम था, सार निकोलस सेकेंड, उसके आर्मी ने क्या कर दिया, वहाँ के जो वर्कर्स थे उन पे ऊपर ओपन फायर कर दिया। फायर यानी कि गोली चला दी, जिसके वजह से 100 लोग वर्कर मारे गए थे। कितने, 100 वर्कर मारे गए थे और लगभग 300 वर्कर वहाँ पे घायल हो गए थे, जिसको देखते हुए उसको नाम दिया गया था ब्लडी संडे। यानी कि जिस दिन गए तो वो डिमांड करने के लिए उनके पैलेस पे, कौन सा दिन था, संडे का दिन था, और उसी संडे के दिन 100 वर्कर मारे गए थे और लगभग 300 वर्कर बेचारे घायल हो गए थे, जिसको नाम दिया गया ब्लडी संडे। तो ब्लडी संडे आपके एग्जाम में 1 नंबर में या 2 नंबर में आ सकता है। तो बता सकते हैं आप कि कुछ वर्कर ने मिलकर क्या किया था, पैलेस पे जाके डिमांड किया था अपने वेजेस को बढ़ाने के लिए और अपने काम के घंटे को घटाने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ की जो आर्मी थी इन पे क्या कर दिया, अटैक कर दी, जिसकी वजह से 100 वर्कर और 300 वर्कर 100 वर्कर मारे गए थे और 300 वर्कर घायल हुए थे, जिसको देखते उस नाम का दिन को जो नाम था क्या दिया गया, ब्लडी संडे दिया गया था। ठीक है, जिसके वजह से पूरे रसिया में क्या हुआ था, एक कह सकते हैं आंदोलन और ज़्यादा तेज हो गया था, जिसके वजह से जो वहाँ की स्कूल थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, जो वहाँ के लॉयर थे, ठीक है, जो वहाँ के डॉक्टर्स थे, जो वहाँ के इंजीनियर थे, जो वहाँ के कॉमन लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, इन सबके खिलाफ एक धरना शुरू कर दिया। एक तरह से स्ट्राइक में चले गए वो भी लोग। यानी कि देखा जाए तो बस छोटे से शहर में कुछ लोग वर्कर्स थे डिमांड कर रहे थे, लेकिन राजा ने इग्नोर करके क्या कर दिया, उन पे गोली चला दिया, जिसके वजह से देखते ही देखते लॉयर, डॉक्टर, स्टूडेंट्स सारे मिलकर क्या करने लगे थे, उस राजा के खिलाफ, उस monarch के खिलाफ अटैक करना शुरू कर दिए कि भाई अब बहुत हो गया, अब हम नहीं सह सकते, अब हम क्या करेंगे, अब आपको वो हटा के वहाँ से फेंक देंगे। तो 1905 से लेके 1917 तक, यानी कि लगभग 12 साल तक उन्होंने क्या किया, लगातार स्ट्रगल किया, लगातार मेहनत किया, लगातार अपने कुर्बानी दिया, और कुर्बानी देते मेहनत करते करते 1917 में क्या हुआ, उनको आज़ादी मिला उस राजा से, जिसको हम बोलते हैं द रशियन रिवॉल्यूशन। और इन सब को देखते हुए पहली बार क्या हुआ था, 1914 में पहला क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। ठीक है, वही जो टॉपिक आता है 5वां हमारा टॉपिक यही है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर, यानी कि रशियन एम्पायर में ही पहला विश्व युद्ध हुआ था, जो किसके बीच में हुआ था, यूरोपियन अलायंस, जिसमें कौन सी कंट्री थी, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, टर्की था, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की एक साथ थी, और फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया एक साथ थी। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग थे आपस में क्या लड़ने लगे, जिसकी वजह से विश्व युद्ध हो गया, पहला विश्व युद्ध। तो पूछ सकता है एग्जाम में 2 नंबर में या 3 नंबर में कि पहला विश्व युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो क्या लिखेंगे, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था किसके बीच में, यूरोपियन अलायंस के बीच में, जिससे कौन सी कंट्री आती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, टर्की, जिसको कहा गया सेंट्रल पावर। ठीक है, और किसके बीच में लड़ा गया था, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया के बीच में, जिसको कहा गया इटली या रोमानिया। ठीक है,
हर कंट्री के पास अपना ग्लोबल पावर था और दोनों कंट्री क्या करने लगे, लड़ते गए, जिसकी वजह से नाम दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि पहला विश्व युद्ध, जिसके वजह से अलग अलग कंट्री के लोग आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे, युद्ध करने लगे, और जिसकी वजह से कई लोगों की जानें गई इसमें। यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाया गया है, फ़ोटो किसका है, रशियन सोल्जर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि ये सारे के सारे क्या है, सोल्जर है, सैनिक है, जो क्या करने के लिए जा रहे हैं, पहला विश्व युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे। तो उनका एक फ़ोटो दिया गया है। सोचो इसमें से फ़ोटो में से पता नहीं बेचारे कितने लोग जिंदा थे, उस वर्ल्ड वार के बाद कितने लोग मर गए थे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर जो इतिहास है वो पढ़ना चाहिए, पता चलता है उस इतिहास से कि जो हम लाइफ अभी जी रहे हैं वो लाइफ किसके सेक्रीफाइस से जी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इंडिया में भी काफ़ी लोग बेचारे रहे होंगे जिसके क्या किए, अपना लाइफ कुर्बान कर दिए, अपना लाइफ क्या कर दिए, शहीद हो गए बेचारे, हम लोग को क्या करने के लिए, आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। इसीलिए इतिहास को पढ़ना ज़रूरी होता है, ताकि किन किन लोगों ने अपना कुर्बानी दी है हमको आज़ाद करवाने के लिए, जो हम जी रहे हैं लाइफ अभी बहुत ही अच्छे से, ठीक है। सुबह आराम से उठते हैं 7-8 बजे तक, कोई टेंशन नहीं होता, आराम से स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं। कैसे बदलते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से देखते हैं, ठीक है, जो अपना जान वगैरह खो चुके हैं। तो ये सारे के सारे कौन है, रशियन सोल्जर हैं जो विश्व युद्ध पे जा रहे थे लड़ने के लिए। अब ये जो बताया गया, जो ये पूरा पैराग्राफ है ना, ये पूरे वार को, जो वर्ल्ड वार है उसको डिफ़ाइन किया है। डिफ़ाइन मतलब क्या करेगा, ठीक है, कौन सी कंट्री कहाँ जीत रही थी। जैसे यहाँ पर दिया है कि जो रसिया आर्मी थी वो क्या कर रही थी, हार रही थी जर्मनी में, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो है 1914 में 1916 में हार रहा था। तो वही दिखाया यहाँ पे, एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानिए, इमोशन से बस आपको रूबरू कराना है। यानी कि जो युद्ध हुआ था, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उनमें जो 6 कंट्री थी, ठीक है, कौन कौन सी, जर्मनी, रसिया भी हमने देखा है, ठीक है, फ्रांस, रसिया वगैरह थी। इनके बीच में जितने भी सोल्जर थे बेचारे वो तो मारे गए थे, ठीक है। वही बताया जा रहा है कि कुछ कंट्री यहाँ पे हार रही थी, ठीक है, ये कंट्री वहाँ पे हार रही थी, वो कंट्री के लोग ज़्यादा लोग मारे जा रहे थे। तो वही यहाँ पर बताया गया है, और कुछ इसमें से एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं इस पर्सन को छोड़ रहा हूँ। भाई क्या है, युद्ध हो रहा है तो उसमें क्या मुझे बताना है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम में आता भी नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 1 शॉट वीडियो पढ़ रहे हैं, समरी पढ़ रहे हैं, तो बस डिटेल में हमको क्या हुआ, एक ऊपर मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आता है हमारा अगला टॉपिक, द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। ये मतलब क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है, जो उसमें युद्ध हो रहा था, ठीक है। कब, 1917 में, जब आज़ादी उन लोग को बस मिलने ही वाली थी, अक्टूबर में और फरवरी में। तो ये दिखाया जा रहा है कि ये एक जगह है, जिस जगह का नाम है प्रो बोल्शेविक डिमॉन्स्ट्रेशन, 17 जुलाई 1917 में, जहाँ पर रसिया की जो आर्मी थी, जो वहाँ पर राजा था, उस राजा की जो आर्मी थी, लोग आए थे डिमांड करने के लिए। लेकिन वहाँ की जो आर्मी थी क्या करने लगी, ओपन फायर करने लगी, जिसकी वजह से देख सकते हैं आप लोग क्या हो रहे थे, वो पहले बेचारे मारे जा रहे थे और लोग इधर उधर बेचारे भाग रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं कि युद्ध वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो एग्ज़ाम में आपके यही सब आएगा कि मतलब आपने क्या सीखा है। तो सबको पता है क्या सीखा है, कि भाई युद्ध एक बहुत बेकार चीज़ होता है, इससे लोगों की जाने जाती है, और जो संपत्ति होती है उसकी भी क्या होता है, हानि पहुंचता है, नेचर को हार्म पहुंचता है, नेचर को नुकसान पहुंचता है, और साथ ही साथ इंसान बेचारे मारे जाते हैं। कई सारे औरतें जो होती हैं विधवा हो जाती हैं, बेचारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो दुखी रहे, इस पिक्चर में कितने बेहतरीन तरीके से दिखाया गया कि वहाँ के जो राजा था कितना ज़्यादा निर्दयी था, जिसकी वजह से लोग हार मानना नहीं छोड़े, और बाद में 1917 के बाद क्या हुआ, उनको आखिर आज़ादी मिल गई रशिया में। ये टॉपिक आखिरी टॉपिक है, मतलब चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, 1917 में जब उनको आज़ादी वगैरह मिल गया, ठीक है, तो 1917 के बाद 1920 में कई सारी पार्टियाँ बनाई गई, जो लोगों के लिए काम, मतलब लोगों के लिए अच्छाई के लिए बनाई गई, ठीक है। उसी में से एक नाम था USSR, ठीक है। USSR क्या था, उस पूरे रसिया को एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा पार्टी था जो उस रसिया को डेवलप करना चाहता था, ठीक है, जो वर्ल्ड वार के बाद आया था। जो ये पार्टी थी USSR करके, वो पूरी तरह से ग्लोबल चेंज लाना चाह रहा था, जिसकी वजह से वो हर कंट्री के अलग अलग जो मेंबर थे, कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर थे, वो लोगों को बुलाता था, ताकि जो रसिया है क्या कर सके, अच्छे से डेवलप कर सके। तो इंडिया के भी कुछ लोग गए थे उस समय में, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, वो गए थे पार्टिसिपेट करने। तो बताते हैं किस तरीके से जो रसिया पूरी तरह से चेंज हो गया है, और हर एक लोगों को क्या दिया गया है, इक्वालिटी का अधिकार दिया गया है, हर एक धर्म का अधिकार दिया गया है, हर एक धर्म को इक्वालिटी बताया गया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको अधिकार दिया गया है वोटिंग करने का, ठीक है, डेमोक्रेटिक लाया गया है। तो इस तरीके से हर चीज़ वहाँ पर ऐसे किया गया था, जो जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पर नाम भी है। ऐसे ही कौन है हमारे सबसे महान, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी वहाँ पर गए थे, बुलाया गया था इनको देखने के लिए कि आप भी आइए, कुछ क्या करिए,
बताई वगैरह। तो इस तरीके से वो लोग वहाँ पे जाके अपना मतलब बताते थे कि हाँ ये सब अच्छा है, ये सब बदलाव करना चाहिए। तो इस तरीके से वहाँ गवर्नमेंट क्या की, आज़ादी होने के बाद यानी कि देश आज़ाद होने के बाद सब ये चीज़ें चेंज की थी, जिसकी वजह से लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जो था वही मेन था पिछले पेजेस में जो हमने पढ़ा। बाकी जो था वो उतना भी अच्छा मतलब कह सकते अच्छा यानी कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो बस एक इतिहास है जो बीत गया। ठीक है, तो उसको मैं छोड़ दिया हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने पढ़ा दिया है। बाकी मिलते हैं चैप्टर 3 में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।